तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। और आज की वीडियो में मेरे पास बहुत ही ज्यादा अपडेट्स हैं, बहुत ही बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही शॉकिंग अपडेट्स भी हैं। सबसे पहले भाई शॉकिंग अपडेट पर नजर डाल लेते हैं, जिसे सुनने के बाद तुमको सच में बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। भाई कल के दिन एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आती है कि जो इंडिया के चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, वो लगातार विराट कोहली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लंबे वक्त से लंदन में हैं, मस्त वहां अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर लगातार यहां पर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं विराट कोहली से, उनके ओडीआई फ्यूचर पर वो बातचीत करना चाहते हैं विराट कोहली से कि आगे के लिए क्या सोच रखा है, किस तरीके से ओडीआई क्रिकेट को अप्रोच करना है। और यह भी कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स हो गए, हेड कोच गौतम गंभीर हो गए, और जो बीसीसीआई का मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को धीरे से सरकाने की कोशिश कर रहा है बाहर ओडीआई क्रिकेट से। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा कि अजीत अगरकर जो कोशिश कर रहे हैं ना विराट कोहली को कॉल करने की, उनसे कम्युनिकेट करने की, विराट कोहली अच्छे से यहां पर जवाब नहीं दे रहे हैं अपने ओडीआई फ्यूचर को लेकर, वो कॉल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शायद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर गुस्सा होकर भाई विराट कोहली को ओडीआई क्रिकेट से बाहर कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर जो कि चीफ सेलेक्टर हैं और गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, जो बीसीसीआई का मैनेजमेंट है, वो चाहता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही इंडिया ए के लिए वो मैचेस खेलें, वो प्रैक्टिस मैचेस खेलें जो कि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने हैं, ओडीआई सीरीज के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होनी है उसकी तैयारी के लिए। लेकिन भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस प्रैक्टिस सीरीज को खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिससे बीसीसीआई काफी खफा है। वैसे मैं बता दूं कि कल के दिन विराट कोहली अपनी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा के साथ और अपने बच्चों के साथ लंदन की गलियों में घूमते हुए देखे गए हैं। अब पता नहीं रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हैं, क्या सच है इसके पीछे का, ये तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बेकार में ये लोग लंबे वक्त से रोहित शर्मा विराट कोहली के पीछे क्यों पड़े हैं, जब इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में कुछ भी गलत नहीं करा है। और आज भी इनका उतना ही खौफ है किसी के भी दिल में, किसी भी टीम के प्लेयरों के दिल में, तो बेकार में इनके पीछे क्यों पड़े हो। रोहित शर्मा आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन के प्लेयर हैं, विराट कोहली नंबर 4 पे हैं। जब आपकी टीम के नंबर 2 और नंबर 4 पोजीशन के प्लेयर हैं, तो भाई आप उनके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हो। तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। इससे आगे बढ़े तो भाई देखो, लंबे वक्त से बहुत लोग थे जो कह रहे थे कि अय्यर को यहां पर टेस्ट टीम में मौका देना चाहिए। लेकिन कल के दिन एक्सप्रेस स्पोर्ट्स की खबर ने इस बात का दावा किया कि अय्यर ने बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट से थोड़ा सा स्टेप अवे करना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बैक में स्टिफनेस है, फैटिग्यू है, वो किसी भी रेड बॉल टूर्नामेंट, रेड बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, और फिलहाल वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं। तो उनके फैंस तो चाहते हैं कि अय्यर भाई रेड बॉल क्रिकेट खेलें, इंडिया की टेस्ट टीम में कमबैक करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर खुद ही ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में। बाकी जहां बात निकली ही है रेड बॉल क्रिकेट की, तो भाई बस कुछ ही दिनों में एशिया कप के खत्म होने के बाद शुरुआत होगी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की, जिसके स्क्वाड का अनाउंसमेंट आज के ही दिन होगा। अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां वो वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट करेंगे। बाकी इस टेस्ट स्क्वाड को लेकर जो कुछ अपडेट्स आई थी वो मैंने आपको बताई दी थी कि पडिक्कल का यहां पर कमबैक होगा, करुण नायर को स्क्वाड से बाहर किया जाएगा, ऋषभ पंत इंजरी के चलते इस स्क्वाड में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो ध्रुव जुरेल इस पूरी सीरीज के दौरान इंडिया के लिए विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें मोहम्मद शामी की, तो मोहम्मद शामी फिलहाल साइडलाइन ही रहने वाले हैं, उन पर कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है, कोई भी सिलेक्टर फिलहाल उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। मोहम्मद शामी ना ही हमको इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज में दिखेंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज होनी है वहां भी मोहम्मद शामी स्क्वाड का पार्ट नहीं होंगे। और देखो कहीं ना कहीं इसके पीछे गलती जो है मोहम्मद शामी की है, पिछले कुछ वक्त से उनकी परफॉर्मेंस काफी नीचे जा चुकी है। जो उन्होंने इंजरी के बाद कमबैक किया वो कमबैक बहुत ही खराब रहा। आईपीएल 2025 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही वाहियात रही, और हाल ही में जब वो दिलीप ट्रॉफी में भी खेल रहे थे पूरे तरीके से भाई फेल दिख रहे थे, बिल्कुल भी वो शामी नजर नहीं आया जिस शामी को हमें देखने की आदत है। बहुत रन खर्च कर रहे थे और विकेट के नाम पे उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो भाई कल के दिन इंडिया के असिस्टेंट कोच रियान टेन डस्काटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां उनसे पूछा गया कि संजू सैमसन का जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से पिछले मैच में वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे, और उससे पिछले मैच में जहां उन्होंने अर्धशतक भी लगाया था वहां भी उनकी जो पारी थी थोड़ी सी स्क्रैची नजर आ रही थी, वो उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे।
उनके शॉट्स उतने अच्छे से नहीं आ रहे थे, काफी ज्यादा उनको वहां पर जीवन दान भी मिले थे। तो क्या ऐसे में रिंकू सिंह या फिर जितेश शर्मा के बारे में सोचा जा सकता है? इस सवाल पर जवाब देते हुए सबसे पहले तो रियान डेस्कार्टे ने कहा कि संजू सैमसन फिलहाल इंडिया के लिए नंबर 5 की पोजीशन के बेस्ट मैन हैं, बेस्ट प्लेयर हैं, तो फिलहाल हम उनको बाहर करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो कि संजू सैमसन फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि अब भी भाई जो इंडियन टीम के कोचेस हैं, जो इंडियन टीम के हेड कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं, वो अब भी संजू सैमसन पर भरोसा टिका रहे हैं। और साथ ही साथ रियान डेस्कार्टे ने यह भी कहा, जहां तक बात रही जितेश शर्मा और रिंकू सिंह की, तो एशिया कप का जो फॉर्मेट है वो है इस तरीके का, इस टूर्नामेंट को बनाया ही ऐसा गया है कि हम यूं ही इन दोनों को ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो इनको अगर हम सही से ट्राई कर पाएंगे, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह की बात यहां पर हो रही है, तो कहा गया कि इनको हम अच्छे से अगर ट्राई कर पाएंगे तो वो किसी बायलैटरल सीरीज में कर पाएंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि एशिया कप 2025 के अंदर तो हमको रिंकू सिंह या फिर जितेश शर्मा शायद खेलते हुए ही देखने को ना मिले। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर संजू सैमसन के एकाध मैचेस और बेकार जाते हैं, जो कि अभी श्रीलंका के खिलाफ होना है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ होना है, तो शायद जितेश शर्मा को यहां पर लाया जा सकता है। लेकिन रिंकू सिंह का कमबैक देखो, रिंकू सिंह का टीम में आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जितेश शर्मा आएंगे तो वो एक विकेट कीपर हैं, संजू सैमसन के जाने से रिंकू सिंह नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे में जितेश शर्मा शायद हमें देखने को मिल जाए अगर संजू सैमसन का खराब फॉर्म जारी रहता है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे तुम्हें लगता है कि संजू सैमसन को ड्रॉप कर जितेश शर्मा को उस पोजीशन पे मौका देना चाहिए? क्या जितेश शर्मा 5th या 6th पोजीशन पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन यहां पर साबित हो सकते हैं? जो भी तुम्हारा सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। इससे आगे बढ़े तो भाई देखो, इस समय जो नाम चारों तरफ भाई वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, जिसके बारे में दुनिया का हर क्रिकेट का एक्सपर्ट बात कर रहा है, वो प्लेयर हैं नन अदर देन अभिषेक शर्मा। कल के दिन केविन पीटरसन अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखते हैं, अभिषेक शर्मा इज नेक्स्ट लेवल। ये ऐसा प्लेयर है जो कभी फेल भी होगा और कभी बहुत स्टूपिड लगेगा खेलते हुए, बट अपनी करियर में वो दुनिया भर के मिलियंस ऑफ लोगों के चेहरे पर स्माइल और खुशी लाएगा जब वो बॉलर्स को सब तरफ मारेगा। उसका आई टाइमिंग कुछ अलग ही लेवल का है, कीप द ऑरा बडी। इसके अलावा भाई अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी पर कमेंट करते हुए कल के दिन अपने इंस्टा अकाउंट से नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मैं इस पंजाबी जोड़ी को हर फॉर्मेट में देखना चाहता हूं। अभिषेक शर्मा को मैं हर फॉर्मेट के लिए ग्रूम करना चाहूंगा, क्योंकि अगर उसे अक्रॉस फॉर्मेट्स खिलाया गया तो एक और वीरेंद्र सहवाग पैदा होगा। मैं इस बात पे 100% श्योर हूं। सबको हमेशा पता था कि शुभमन गिल दिल जीतने के लिए बॉर्न हुआ है, लेकिन अभिषेक जब सिक्सेस मारने की बात आती है, मैंने उससे बेटर किसी को भी आज तक नहीं देखा। क्या आप लोग को भी लगता है कि अभिषेक शर्मा को ओडीआई क्रिकेट और खासकर टेस्ट क्रिकेट में भी ट्राई करना चाहिए? क्या वहां पर भी वो एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं? जो भी इस पर आपका ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे आगे बढ़े तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में जो दूसरा मैच एशिया कप 2025 में खेला गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैच रहा था, जहां भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स कुछ अजीबोगरीब इशारे कर रहे थे। खासकर बात करें हारिस रऊफ की, वो कभी ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे थे। शायद अभी तक जो विराट कोहली का छक्का उनको लगा था उससे वो उबर नहीं पाए हैं। इसी चीज पर टिप्पणी करते हुए क्रिकबस पर कल के दिन हर्षा भोगले कहते हैं कि एमसीजी पे कोहली का वो 6 आज भी पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा है। अभी भी जब भी पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, उन पे उस कोहली 6 का जो आफ्टर इफेक्ट है क्लियरली दिखाई देता है। इसके अलावा इरफान पठान ने भी कल के दिन अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कहा कि हारिस रऊफ ने फील्ड पर जो एक्ट्स किए फरहान की 50 के बाद उसकी सेलिब्रेशन के साथ, वो बिल्कुल सही नहीं था। उन दोनों ने जो भी किया वो बहुत ही निराशाजनक था और बहुत ही भद्दा था। उसे पता है कि दोनों नेशंस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और फिर भी उसने ग्राउंड पर ऐसा किया, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। मैं सोचता था कि हारिस रऊफ एक डिसेंट बंदा है। पठान भाई आप सोचते होंगे, मैं तो नहीं सोचता था। मैं तो देखो भाई ये बात तब से कह रहा था जब से मैं ये कह रहा था कि भाई एशिया कप 2025 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहिए था। भले ही भाई यहां पर लोग कह लें कि क्रिकेट है, क्रिकेट के मामले में ये सब नहीं सोचना चाहिए, भाई पॉलिटिक्स को, राजनीति को क्रिकेट से अलग रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसी बातें करते थे, लेकिन भाई तब भी मैं एक ही चीज कह रहा था कि भाई ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ना, इनकी सोच इतनी भद्दी है। असल में जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद ये सभी जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं ना, ये खुश हो रहे होंगे, ये भाई उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। फहीम अशरफ ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टोरी डाल दी थी, और वो कितनी भद्दी स्टोरी थी इस बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं। उस स्टोरी में एक पाकिस्तानी आर्मी का जो बंदा है, वो एक इंडियन लेडी की मांग भरते हुए दिख रहा था, और भाई उस भारतीय महिला ने भारत का तिरंगा पहना हुआ था साड़ी के रूप में। तो सोच लो भाई, इन सभी की सोच ही ऐसी है। तो ऐसे
ऐसे में अब इनके खिलाफ खेल क्यों रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई तो बॉयकॉट कर देना, तो उन पर वीडियो क्यों बनाता है। भाई देखो मस्त इंडिया फिलहाल पाकिस्तान को हराती है तो मेरा दिल करता है पाकिस्तान की बेइज्जती करने का, पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के प्लेयरों की लेने का। तो अब भाई जब मैच हो ही रहा है, जब बीसीसीआई वाले बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, पूरा जो हमारा देश है वो मैच देख रहा है, तो भाई ऐसे में मैं पाकिस्तान की बेइज्जती करने का मौका तो नहीं छोड़ सकता। फिर इस बारे में आपका जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे चलें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी और उन्होंने यह भी कहा था जो दुनिया भर की लीग्स हैं मैं उनको ट्राई करना चाहता हूं। कल के दिन रविचंद्रन अश्विन ने ऑफिशियली भाई खुद को रजिस्टर कर दिया आईएल टी20 के अगले सीजन के लिए और उन्होंने अपना जो भाई बेस प्राइस रखा है $120,000 का रखा है, जो कि भाई किसी भी प्लेयर के लिए जो अपना इनॉग्रेल सीजन खेलने जा रहा है हाईएस्ट बेस प्राइस है। आज तक किसी भी प्लेयर ने इतना बड़ा बेस प्राइस नहीं रखा। इसके अलावा भाई कल के दिन यह भी खबर सामने आती है कि बिग बैश लीग की 4 ऐसी बड़ी टीमें हैं जो अगले सीजन के लिए रविचंद्रन अश्विन को अपनी टीम का पार्ट बनाने के लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं। वो 4 टीमें हैं सिडनी थंडर्स, होबार्ट हुर्रिकेन्स, सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स। सोचो भाई अश्विन की लगभग 38-39 की एज हो चुकी है, उनका टी20 में पिछला कुछ वक्त कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ एक इंडियन प्लेयर होने की वजह से उनका ऑरा इस लेवल का है कि बिग बैश लीग जो कि भाई दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग में से एक है, आईपीएल के बाद अगर बात करें तो भाई सोचो इस बड़ी लीग की भी इतनी सारी टीमें हैं जो एक रिटायर्ड प्लेयर को जो कि आईपीएल से रिटायर हो चुका है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, जिसने लंबे वक्त से टी20 ज्यादा खेला नहीं है, भाई उस प्लेयर के लिए ये लोग इतना तड़प रहे हैं। तो सोचो अगर सभी प्लेयर्स को अलाउड होता इन सभी लीग्स में पार्टिसिपेट करना तो इंडियन प्लेयर्स का ऑरा इन लीग्स में कितना ज्यादा होता, कितना बड़ा होता। इसके बाद भाई अगर बात करें आज की लास्ट अपडेट की तो जो हमारे डीके भैया हैं यानी जो हमारे दिनेश कार्तिक हैं वो भाई क्रिकेट में रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर नहीं। भाई जो हांगकांग सिक्सेस की टूर्नामेंट होती है उसमें वो इंडिया को लीड करते हुए दिखेंगे, इंडिया के कैप्टन होंगे। और भाई मैंने पहले ही बताया था कि इस टूर्नामेंट के अंदर रविचंद्रन अश्विन भी हमको खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन कप्तान यहां पर इंडिया के होंगे नन अदर देन दिनेश कार्तिक। बाकी बस भाई आज के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि आपको लगता है कि संजू सैमसन पर अब भी भरोसा टिकाना चाहिए, और क्या तुम्हारे हिसाब से ये जो बीसीसीआई वाले विराट कोहली, रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं, क्या इतना इनको हाथ धो के पीछे इनके पड़ना चाहिए? जो भी तुम्हारा इस बारे में ईमानदारी से सोचना है हर कोई कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी याद से भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। भाई यहां तक अगर तुमने वीडियो देखी है ना, अगर तुम ये पार्ट देख रहे हो जो मैं बोल रहा हूं, तो भाई तुम्हें सब्सक्राइब करना है। प्लीज सब्सक्राइब करो, तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, 1 सेकंड निकाल के बस सब्सक्राइब कर दो। उससे भाई थोड़ी सी खुशी मिलती है जब नंबर्स बढ़ते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।